गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप सबों को पता है, आज आपका फिजिकल का क्लास होगा। उसमें भी हम लोग कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस, उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरण को पढ़ रहे हैं। उसमें एक हेडिंग डाले थे, टर्म्स रिलेटेड विथ कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस। तो टर्म्स रिलेटेड विथ कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस, यही हेडिंग दिए थे। तो चलिए पुनः लिख देते हैं, टर्म्स रिलेटेड विथ कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस। तो कहते हैं टर्म्स रिलेटेड विथ कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस, कैटालिस्ट एवं कैटालाइसिस से संबंधित टर्म्स। आज इसी पे हम लोग चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 दे के लिखिए। नंबर 1 दे दीजिए, लिखिए पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट होगा धनात्मक उत्प्रेरक। देखिए ये पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या है, किसको कहते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो याद कीजिए, कैटालिस्ट उत्प्रेरक की परिभाषा आपको हम दिए थे। जो उत्प्रेरक की परिभाषा आपको दिए थे, जो क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता मीन्स कभी बढ़ाता है और कभी घटाता है। लेकिन जानिए प्रायः जो वेग होता है उसको बढ़ाता है। उत्प्रेरक का मेन जो काम है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। तो इसीलिए प्रायः जो काम होगा, और हम लोग को आवश्यकता भी होती है वेग को बढ़ाना, वेग को घटाने की आवश्यकता बहुत कम होती है। तो जानिए उस उत्प्रेरक को पॉजिटिव उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। अगर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव कैटालिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक। अब कह सकते हैं, प्रश्न बन जाता है, प्रश्न उठ खड़ा होता है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता कैसे। तो याद कीजिए, पीछे हम डिटेल से काम किए थे, सक्रियण ऊर्जा। ये सक्रियण ऊर्जा जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्शन के लिए बताए थे रुकावट पैदा करता है, उसी एक्टिवेशन एनर्जी को किसी तरह से घटा दीजिए तो वेग बढ़ जाता है। तो वास्तव में ये जो पॉजिटिव कैटालिस्ट है, ये सक्रियण ऊर्जा को घटाता है, और सक्रियण ऊर्जा को जैसे घटाता है वेग स्वतः बढ़ जाता है। अब देखिए सक्रियण ऊर्जा, जैसे आपको उदाहरण हम दिए थे, जैसे आपका साइकिल बहुत दिन से रखा हुआ है, देखते हैं जब साइकिल रखा हुआ रहता है तो जंग लग जाता है। तो जंग लग जाता है तो उसको अगर चलाने का प्रयास करते हैं तो बहुत इफोर्ट लगाना पड़ता, आपको बहुत ताकत लगाना पड़ता, फिर भी वेग ज़्यादा नहीं। लेकिन देखते हैं क्या करते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, तेल दे देते हैं, तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो समझिए वही ग्रीसिंग कर दिए, तेल दे दिए, तो उसी का अर्थ हुआ कि आप सक्रियण ऊर्जा को कम कर दें। और देखिए वही आदमी जब उस साइकिल को चलाता है तो वेग बढ़ जाता है। तो सक्रियण ऊर्जा को कम करने का मीनिंग यही समझिए कि किसी तरह से क्या करते हैं हम लोग, उसके सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, और कम करते हैं तो वेग स्वतः बढ़ जाता है।
तो क्या बताया, क्या है पॉजिटिव कैटालिस्ट? यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? तो स्वक्रियन ऊर्जा को घटाएगा। तो लिखो पॉजिटिव कैटालिस्ट उसे पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। That catalyst is known as positive catalyst. Positive catalyst which increases the rate of chemical रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। नेक्स्ट, यह स्वक्रियन ऊर्जा को घटाता है। It decreases the activation energy। तो बस इतनी ही बात जानना को पॉजिटिव कैटालिस्ट। यह क्या करेगा? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाएगा? तो एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएगा। तो जैसे एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा, स्वक्रियन ऊर्जा क्या कहते हैं, वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। यही 1 नंबर में पढ़ लिए हम लोग पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो एक टर्म आपका पूरा हो गया पॉजिटिव कैटालिस्ट। अब देखिए, जब पॉजिटिव कैटालिस्ट हो गया तो निश्चित रूप से आप कहते होंगे, दिमाग में आ रहा होगा कि लगता है निगेटिव कैटालिस्ट भी होता है। वास्तव में निगेटिव कैटालिस्ट भी होता है। तो नंबर 2 लिखिए, निगेटिव कैटालिस्ट। निगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं ऋणात्मक। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक। आइए, निगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। बस सब कुछ उससे उल्टा होगा। जो चीज आप वहां कह रहे थे उसको उलट दीजिए, बस उलट दे, सब सेम होगा। तो नाम है निगेटिव, मतलब निगेटिव रोल अदा करता है। वास्तव में यह अभिक्रिया के वेग को घटाता है। तो यह अभिक्रिया के वेग को घटाता है, जबकि यह अभिक्रिया के वेग को घटाता है, जबकि स्वक्रियन ऊर्जा को बढ़ाता है। It decreases the rate of reaction
but increases the activation energy। तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता लेकिन वेग को घटाता। तो यही पॉजिटिव कैटालिस्ट है, निगेटिव कैटालिस्ट है। तो छोटी सी बात, पॉजिटिव कैटालिस्ट सीख गए, निगेटिव कैटालिस्ट सीख गए। तो ये रहा आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट और निगेटिव कैटालिस्ट। तो दो टर्म हम लोग सीख गए, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट हो गया, एक निगेटिव कैटालिस्ट हो गया। अब नंबर 3 लिखिए। नंबर 3 लिखेंगे और नंबर 3 लिखे समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण, और समांगी उत्प्रेरण कहते हैं होमोजीनियस होमोजीनियस कैटालाइसिस। समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटालाइसिस। अब देखिए क्या है ये होमोजीनियस कैटालाइसिस। तो होमोजीनियस कैटालाइसिस कहते हैं। आइए देखते हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस। तो देखो नाम है समांगी, तो वास्तव में इसमें क्या होगा, ये जो समांगी उत्प्रेरण है, होमोजीनियस कैटालाइसिस है, इसमें क्या होगा कि कोई भी रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों समान भौतिक अवस्था। कहने का मतलब अभिकारक और जो बनता है उसको उत्पाद, प्रोडक्ट कहते हैं, और उत्प्रेरक समान भौतिक अवस्था में। कहने का मीनिंग है कि अगर गैस है तो तीनों गैस होगा, अगर लिक्विड है तो तीनों लिक्विड होगा, सॉलिड है तो तीनों सॉलिड होगा। अगर इस तरह की बात होगी, सब समान भौतिक अवस्था में होगा, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, तब हम लोग उत्प्रेरक के कार्य करने की क्रियाविधि को होमोजीनियस कैटालाइसिस, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो लिखिएगा, यदि अभी क्रिया में उपस्थित अभिकारक उत्पाद एवं उत्प्रेरक सभी समान भौतिक अवस्था में हो तो उत्प्रेरक के कार्य करने की क्रिया विधि को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं।
इसी को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। इफ reactants, products and catalyst are present in same physical state, then working process of catalyst is known as homogeneous catalysis। तो इसी को हम लोग समांगी उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेरण होमोजीनियस कैटालाइसिस कहते हैं। तो ये था आपका होमोजीनियस कैटालाइसिस, समांगी उत्प्रेरण। जैसे एक उदाहरण दे सकते हैं, एक उदाहरण दे दीजिए। देखिए 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, तो 2SO2 गैस प्लस O2 गैस इधर बन जाता है 2SO3 गैस, और यहाँ उत्प्रेरक होता है NO, और ये भी देखो था गैस। अब देखिए आप जान है ये दोनों रिएक्टेंट अभिकारक, और देखिए ये दोनों अभिकारक है, इस दोनों का भौतिक अवस्था, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और इधर जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट भी गैस है, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। और देखिए यही कैटालिस्ट है, ये कैटालिस्ट उत्प्रेरक है, तो देखिए ये भी गैस है। इस तरह से देखिए सब सेम भौतिक अवस्था में, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। तो इस तरह से चूंकि सभी समान भौतिक अवस्था में है, इसीलिए इन सभी ये जो उत्प्रेरक है इसका जो कार्य विधि है इसको कहेंगे हम लोग समांगी उत्प्रेरण। बस सीधी सी बात है, इसी को कहते हैं समांगी उत्प्रेरण, जहां सब समान भौतिक अवस्था में। ऐसे भी आप जानते हैं समांगी मतलब होता ही है समान, तो ये हो गया समांगी उत्प्रेरण, तो जिसको होमोजीनियस कैटालाइसिस कहते हैं। 3 हो गई। अब नंबर 4 लिखिए, बी समांगी उत्प्रेरण, बी समांगी उत्प्रेरण। अब देखिए बस जैसे आप पॉजिटिव कैटालिस्ट का जस्ट उल्टा पढ़े निगेटिव कैटालिस्ट, उसी तरह से समांगी उत्प्रेरण से जस्ट उल्टा होगा बी समांगी उत्प्रेरण। ये जो बी समांगी उत्प्रेरण है, इंग्लिश तो आपको समझ में आ रहा होगा, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। तो हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, बी समांगी उत्प्रेरण, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। अब देखिए सेम उसी तरह की बात होगी यहाँ, बी समांगी मतलब यहाँ क्या होगा जी, तो सब सेम भौतिक अवस्था में नहीं होगा, मतलब विषम होगा।
अलग अलग भौतिक अवस्था। अभिकारक कुछ है, उत्पाद कुछ होगा, कैटालिस्ट कुछ होगा। अगर ऐसा होगा, अभिकारक, उत्पाद और कैटालिस्ट समान भौतिक अवस्था में नहीं होगा, तब उत्प्रेरक के कार्य करने की क्रियाविधि को हम लोग कहेंगे हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, विसमांगी उत्प्रेरण। तो लिख डाली, तो लिखेगा यदि अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक सभी समान भौतिक अवस्था में नहीं हो तो उत्प्रेरक के कार्य करने की क्रिया विधि को विसमांगी उत्प्रेरण कहते। If reactants, products and catalyst are not in same physical state, then working process of catalyst is known as हेटेरोजीनियस। देखिए इसी को कहते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो ये रहा आपका हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस कैटालिसिस, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। उदाहरण दे दे, जैसे देखे उदाहरण कर N2 गैस प्लस 3H2 गैस बन जाता है 2NH3 गैस। तो देखो N2 गैस, H2 गैस और NH3 ये सब गैस, लेकिन उत्प्रेरक जो होता है ये F ही होता है। ये देखो सॉलिड, पता चला समान भौतिक अवस्था में नहीं है। देखिए ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है। तो अभिकारक और उत्पाद तो है समान भौतिक अवस्था में, लेकिन उत्प्रेरक देखिए अलग हो गया, सॉलिड हो, वो सॉलिड है, इसीलिए ये हो गया आपको विसमांगी उत्प्रेरण, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो इस तरह से देखिए क्या सब हम लोग पढ़ लें। एक पढ़ लिए पॉजिटिव कैटालिस्ट, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा लेकिन सक्रियण ऊर्जा को घटाएगा। दूसरा पढ़े निगेटिव कैटालिस्ट, अभिक्रिया के वेग को घटाएगा, क्यों? तो सक्रियण ऊर्जा बढ़ाएगा। फिर पढ़े समांगी उत्प्रेरण, यहाँ सब समान भौतिक अवस्था में
जो अभिकारक होगा, उत्पाद होगा, उत्प्रेरक होगा, सब सेम भौतिक अवस्था में हो। लेकिन ये विसमांगी पर है, यहाँ सब समान भौतिक अवस्था में नहीं होगा, अलग अलग भौतिक अवस्था में होंगे, जो आपके सामने उदाहरण बता रहा है। तो इस तरह से देखिए हो गया विसमांगी उत्प्रेरण। तो विसमांगी उत्प्रेरण पर अब चलिए पुनः आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 5 में आ गए। नंबर 5 लिखिए स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरक और स्व उत्प्रेरक। तो स्व उत्प्रेरक और स्व उत्प्रेरण, अब देखिए जिस तरह का नाम है उसी तरह का काम भी है। कहते हैं स्व उत्प्रेरक और स्व उत्प्रेरक। तो देखिए ये क्या है, स्व उत्प्रेरक और स्व उत्प्रेरक। तो स्व मीन्स जानते होंगे अपना होता है। स्व मीन्स क्या कहते हैं, तो स्व मीन्स होता है अपना। तो स्व उत्प्रेरक इंग्लिश भी लिख लीजिए, ऑटो लिस्ट, ऑटो कैटालिस्ट एंड ऑटो कैटालाइसिस। तो ऑटो कैटालिस्ट एंड ऑटो कैटालाइसिस। अब आइए ये क्या, देखिए जिस तरह से नाम है उसी तरह से काम है। क्या कहता है, स्व उत्प्रेरक, ऑटो कैटालिस्ट एंड ऑटो कैटालाइसिस। तो देखिए नाम क्या कह रहा है, स्व उत्प्रेरक। तो जैसे अभी 2 उदाहरण आप नीचे देखे, एक अमोनिया बन रहा था, वहां आप उत्प्रेरक दिए थे Fe। फिर दूसरा उदाहरण देखे थे SO3 बन रहा था, वहां आप उत्प्रेरक दिए थे NO। लेकिन कभी कभी देखो क्या होता है कि अभिक्रिया अपना उत्प्रेरक स्वतः बनाता, आपको उत्प्रेरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। अभिक्रिया अपना उत्प्रेरक खुद जनरेट करेगा, उत्पन्न करेगा। और अपना उत्प्रेरक जब वो खुद उत्पन्न करेगा तो ऐसे जो उत्प्रेरक होंगे उसी को कहते हैं स्व उत्प्रेरक। क्या समझे, वैसे उत्प्रेरक को स्व उत्प्रेरक कहेंगे जो अभिक्रिया में स्वतः उत्पन्न होगा, हम लोगों को उसे देने की आवश्यकता नहीं होगी, उसी को कहते हैं स्व उत्प्रेरक। और ऐसे उत्प्रेरक के कार्य करने की क्रिया विधि को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण में देखेंगे कि स्टर में जब स्टर का जल अपघटन होता है, स्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है, तो स्व उत्प्रेरक के रूप में H+ आयन बनता है। तो स्व उत्प्रेरक बनेगा H+ आयन जब स्टर का जल अपघटन होगा। तो इसी को कहते, लिखिए सभी बच्चे लिखिएगा, लिखिए जब किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक स्वतः
उत्प्रेरक स्वतः बनता है तो इसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं और इस प्रकार के उत्प्रेरक के कार्य करने की क्रियाविधि को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। देखिए यही है स्व उत्प्रेरक और स्व उत्प्रेरक। इंग्लिश में लिखिए इफ कैटालिस्ट इज generated automatically if catalyst is generated automatically in any chemical reaction then such type of catalyst is termed as auto catalyst and working process of such catalyst is known as autocatalysis। तो इसी को ऑटो कैटालाइसिस कहते हैं। इस तरह से देखिए स्व उत्प्रेरक हो और स्व उत्प्रेरण हो गया, ऑटो कैटालिस्ट एंड ऑटो कैटालाइसिस। जैसे देखिए उदाहरण से हम लोग समझते हैं, एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं और इस पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ अभी के किताब में इस पर। तो इस तरह से देखिए बताए क्या होता कि ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस में स्व उत्प्रेरक के रूप में H+ आयन बनता है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उदाहरण के लिए ईस्टर के जल अपघटन में, उदाहरण के लिए ईस्टर के जल अपघटन में स्व के रूप में H+ आयन बनता है, H+ आयन बनता है। फॉर एग्जाम्पल H+ आयन इज formed as auto catalyst in hydrolysis of ester।
तो इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, तो ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस में स्व उत्प्रेरक के रूप में H+ आयन बनता है। ये आपके स्व उत्प्रेरक। बहुत आदमी कहते सर कैसे, थोड़ा समझाते इस स्व उत्प्रेरक के रूप में ये बनता कैसे। तो देखो क्वेश्चन ही इस पर आधारित है। उस क्वेश्चन को जब हम लोग देखेंगे तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो क्या है, तो क्वेश्चन लिखिए, हाईलाइटेड क्वेश्चन लिखो, ईस्टर का जल अपघटन प्रारंभ में मंद रहता है, जबकि बाद में तीव्र हो जाती है। क्यों? देखो यही तो कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज स्लो initially but becomes fast after some time, becomes fast after some टाइम हुआ, तो कुछ समय के बाद फास्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? तो आइए इस तरह की बात क्यों होती है तो समझते हैं इसको। तो उसी पे आधारित है। देखिएगा ऑटो कैटालिस्ट पर आधारित है। देखो इस तरह की बात होती है, अगर आप ईस्टर लेते हैं, जैसे देखिए ये लेते हैं हम लोग CH3 COO C2 ये CH3 COO C2 H5। याद कीजिए, ऑर्गेनिक में इसका नाम हम बता चुके हैं। ये हुआ इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, और ये जो इथाइल एसीटेट है एक ईस्टर है। क्या है? ईस्टर। इसका देखिए हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग आप जानते हैं, रिएक्शन विथ वाटर। तो वाटर से रिएक्शन करते और वाटर से रिएक्शन कराते ईस्टर जो है ये CH3 CO इथाइल एसीटेट एक ईस्टर, इसका हाइड्रोलाइसिस कराते जल अपघटन का, ये रिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखिए ये टूट जाता है इस तरह से, आप जानते हैं ये H+ OH- और माइनस है, तो देखो ये लेता है इस तरह से बन जाता है CH3 COOH CH3 COOH और C2H5OH। तो देखिए ये बना C2H5OH। तो ये तो रिएक्शन। अब देखिए होता क्या, आप जानते हैं ये जो आपका है ये एसिड है, नाम भी आप जानते हैं एसिटिक एसिड, और ये एक वीक एसिड होता है, और वीक एसिड होता है और इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये आयन में टूटता है। तो देखो जैसे ये बनता है ये आयन में टूट जाता है इन, तो ये क्या होगा
COO माइनस और H प्लस। और यही जो देखो टूट के बना CH3 COO माइनस और ये H प्लस, यही जो H प्लस काम करने लगता है ये कैटालिस्ट के। तो देखिए ये H प्लस पहले नहीं था, ये बाद में आ गया ये H प्लस, पहले नहीं ना था। जब रिएक्शन आप करने जा रहे थे, जिस समय रिएक्शन शुरू करने जा रहे थे उस समय ये H प्लस नहीं था। तो H प्लस देखिए बाद में बना, और बाद में ये H प्लस बना, तो जैसे H प्लस बाद में बना ये काम करने लगा उत्प्रेरक के रूप। तो देखिए ये पहले नहीं था, जनरेट हुआ रिएक्शन में पैदा हो, तो यह स्व उत्प्रेरक। तो स्व उत्प्रेरक ये हुआ, और ये हो रहा है ऑटो कैटालाइसिस, ऑटो कैटालाइसिस। तो इस तरह से देखिए आप अब बिल्कुल बात को समझ गए होंगे कि चूंकि पहले उत्प्रेरक नहीं था, इसीलिए पहले हाइड्रोलाइसिस मंद गति से हो रहा, और बाद में जैसे उत्प्रेरक आया अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, तीव्र हो गया। और तीव्र हो गया तो इस तरह से आप बात को समझ सकते हैं। तो अब लिख लीजिए, आंसर में लिख लीजिए। तो लिखिएगा, चूंकि प्रारंभ में अभिक्रिया में उत्प्रेरक नहीं था, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग मंद था, लेकिन बाद में स्व उत्प्रेरक के रूप में H प्लस आयन बना, जिसके कारण वेग बढ़ गया। तो जिसके कारण वेग बढ़ गया, इसी को अब नीचे आप लिख सकते हैं। तो चलिए हिंदी में लिख दिए, अब इंग्लिश में भी लिख देते। तो ये इंग्लिश में भी लिख ली, तो लिखिए सिंस catalyst is not present in this reaction initially, so rate of reaction is slow, but after some time H plus ion is generated as auto catalyst, so rate of reaction
increases in the presence of this कैटालिस्ट। तो इस कैटालिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो इतना पहले लिख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, उसके बाद ये नीचे में उदाहरण दे देंगे। तो इस तरह से देखिए, ये उदाहरण जब देख लेते हैं हम लोग तो स्व उत्प्रेरक ऑटो कैटालिस्ट बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अब कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं है, तो बिल्कुल स्पष्ट हम लोग समझ गए। देखिए शुरू में उत्प्रेरक नहीं था, रिएक्शन जब शुरू हुआ तो शुरू होने के बाद ये एसिटिक एसिड बना, और एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन से ये H+ आयन बना, और यही जो H+ आयन बना ये काम करने लगा ऑटो कैटालिस्ट के रूप में, और ये ऑटो कैटालाइसिस होने लगा, और इस तरह से अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्व उत्प्रेरक रिएक्शन खुद पैदा करता, उसमें आपका कोई योगदान नहीं होता, तो रिएक्शन अपना उत्प्रेरक खुद पैदा कर लेगा। तो इसे उत्प्रेरक को ही हम लोग स्व उत्प्रेरक कहते हैं। अब बहुत अच्छी तरह से आप समझ भी गए होंगे। एक रिएक्शन भी दे दी, उदाहरण भी दे दी, और इस पर आधारित एक प्रश्न भी बना दिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्व उत्प्रेरक और स्व उत्प्रेरण। तो उस पर आधारित ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आपके NCERT में भी दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से सभी बच्चे इसको समझ गए हैं। तो ये था स्व उत्प्रेरक और स्व उत्प्रेरक। तो 5 नंबर हम लोग देखें। चलिए एक और देखते हैं, नंबर 6 लिखिएगा, वर्धक। वर्धक, तो ये देखिए है वर्धक, इंग्लिश का तो प्रोमोटर। प्रोमोटर, तो देखिए ये है वर्धक, प्रोमोटर। अब देखिए नाम से ही लग रहा क्या, वर्धक। अरे किसको वर्धक कहेंगे, वर्धक का मतलब ही लगता है बढ़ाने वाला। तो वास्तव में देखिए ये वर्धक बढ़ाने वाला है। क्या बढ़ाने वाला है, तो देखिए उत्प्रेरक तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, लेकिन एक ऐसा चीज होता है जो उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता। तो किसी भी अभिक्रिया में उपस्थित वैसे पदार्थ को वर्धक कहेंगे। किसी भी अभिक्रिया में उपस्थित वैसे पदार्थ को वर्धक कहेंगे जो उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो उत्प्रेरक की कार्य करने की क्षमता को जो बढ़ा दे, अभिक्रिया में उपस्थित वैसे ही पदार्थ को हम लोग कहते हैं वर्धक, प्रोमोटर कहते हैं, वर्धक कहते हैं। ये अभिक्रिया में क्या करेगा, उपस्थित उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देगा। जैसे देखिएगा उदाहरण का एक विधि आपको हेबर विधि, P ब्लॉक में आपको डिटेल से पढ़ना हेबर विधि, और जब उस हेबर विधि को आप पढ़िएगा तो देखिएगा उस हेबर विधि में क्या होता है। हेबर विधि जब पढ़िएगा तो उसमें उत्प्रेरक F ही होता है, लेकिन मोलिब्डेनम जो होता है वो प्रोमोटर होता है। तो मोलिब्डेनम क्या करता है, Fe उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो हेबर विधि में उपस्थित मोलिब्डेनम एक प्रोमोटर है जो Fe उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो लिखिएगा, अभिक्रिया में उपस्थित वैसे
पदार्थ को वर्धक कहते हैं जो अभिक्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। अभिक्रिया में उपस्थित वैसे पदार्थ को वर्धक कहते हैं जो अभिक्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। That substance present in any reaction is known as promoter, which increases the working capacity of catalyst present in that reaction. That substance present in any reaction is known as promoter, which increases the working capacity of catalyst present in that reaction. उस रिएक्शन में उपस्थित कैटालिस्ट के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। उसी को हम लोग कहते हैं वर्धक, प्रोमोटर कहते हैं। तो यही होता प्रोमोटर, वर्धक होता जो कार्य करने की क्षमता को क्या करता, बढ़ा देता है। तो जैसे लिख सकते हैं, जैसे हेबर विधि में MO वर्धक होता है, जो कि जैसे हेबर विधि में MO वर्धक होता है जो कि उपस्थित Fe उत्प्रेरक के, वैसे जैसे हेबर विधि में MO वर्धक होता है जो कि उपस्थित Fe उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो क्षमता को बढ़ा देता है, तो यही है वर्धक। तो ये कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। Fe उत्प्रेरक होता है, उसके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। पैराग्राफ चेंज करिए। फॉर एग्जाम्पल MO present in Haber's process, which increases the working
वर्किंग कैपेसिटी ऑफ Fe कैटालिस्ट। तो इस तरह से देखिए आप प्रोमोटर, मोलिब्डेनम एक प्रोमोटर है, इस तरह से देखिए हेबर विधि में N2 गैस प्लस 3H2 गैस कहते 2NH3 गैस। तो इसमें देखिए ये Fe होता है और MO होता है। तो ये MO जो होता है यह प्रोमोटर और ये जो Fe होता है यह कैटालिस्ट। तो यही जो देखिए प्रोमोटर है MO मोलिब्डेनम, ये जो Fe कैटालिस्ट है, अगर ये मोलिब्डेनम दे देते हैं ये Fe कैटालिस्ट के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो यही है वर्धक। एक उदाहरण भी आपको हम रखें कि मोलिब्डेनम है वर्धक प्रोमोटर। तो अगर कहे हेबर विधि एक है, यही कौन विधि है? तो हेबर विधि है जिसमें आपका अमोनिया बनता है। और ये हेबर विधि में मोलिब्डेनम जो होते प्रोमोटर होते हैं, जो Fe कैटालिस्ट के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। इस तरह से छठा नंबर हम लोग देखें। अब करीब करीब अंत की ओर है, ये 7वां लिखेगा कैटालाइटिक पॉइजन। कैटालाइटिक पॉइजन, ये कैटालाइटिक पॉइजन नंबर 7 में हम रखें। इसी कैटालाइटिक पॉइजन से हम लोग अगले दिन मिलेंगे। तो अगले दिन संभावना रखिए आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर देखेंगे हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज आपका क्लास यहीं पे अंत होने जा रहा। तो सभी बच्चे पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और नोट्स बुक तो निश्चित रूप से बनाएंगे, क्योंकि एक बार मोबाइल से आप पढ़ सकते हैं। हमेशा मोबाइल से पढ़ने में परेशानी होती है, कॉपी में लिखा चला जाएगा तो फिर वहाँ से आप रिवीजन करने में आपको मदद मिलेगा। तो निश्चित रूप से सब लोग नोट्स बुक बनाते चलेंगे, अपना काम करते चलेंगे, रिवीजन पर भी ध्यान रखेंगे। ऐसे संभावना देखिए लगता है अगले मंथ आपका क्लास खुल भी सकता है। जो भी हो, लेकिन आप जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें किसी तरह की कमी नहीं कीजिए, उसको करते चलिए, काम को ख़त्म करते चलिए, उसको याद करते चलिए, अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। तो चलिए आज आपका क्लास यहीं पे अंत होने जा रहा है। अगले दिन आपसे मिलेंगे।